Hello students, today we will talk about the key issues of cognitive psychology. की issues का मतलब ये है कि वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसमें हमें कोई एक्यूरेट राय या आम सहमति नहीं मिल पाती है कि ऐसा है या नहीं है या ऐसा है तो क्यों है। तो एक एक करके हम सारे की इश्यूज लेंगे और डिस्कस करेंगे कि उसमें क्यों जो है सहमति नहीं बन पाती है। तो ये सबसे पहला जो की इशू है वो नेचर वर्सेस नर्चर का है। नेचर मतलब प्रकृति और नर्चर मतलब वातावरण। तो जो व्यक्ति में जो भी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, जो भी मनोवैज्ञानिक चीज़ें हैं, वो प्रकृति की वजह से यानी कि जीन्स की वजह से हैं या नर्चर की वजह से हैं यानी कि एनवायरनमेंट की वजह से, कि उसको जो है क्या चीज़ें मिली बढ़ते टाइम, क्या चीज़ें नहीं मिली, इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये देखा गया है कि दोनों का ही अपना अपना प्रभाव है। काफ़ी हद तक जीन्स भी यानी कि नेचर भी अफेक्ट करता है, लेकिन खाली जीन्स से काम नहीं चलता है। अगर सही वातावरण ना मिले व्यक्ति को तो उस जीन्स के गुण जो हैं वो उभर के नहीं आते हैं, यानी कि नर्चर का भी अपना इम्पोर्टेंस है। जैसे कि मान लीजिए माता पिता दोनों बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो बच्चे में इंटेलिजेंस के गुण तो होंगे जब वो पैदा होगा तो, क्योंकि माता पिता दोनों इंटेलिजेंट हैं तो जीन्स में तो उसके होगा। लेकिन अगर उसको पढ़ने लिखने को ना मिले, उसको जो है ब्रेन डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ करने को ना मिले, तो उसकी जो इनहेरेंट इंटेलिजेंस है, जो उसकी प्रकृति प्रदत्त बुद्धिमत्ता है, वो निखर के नहीं आएगी। यानी कि दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है। अगला इशू है रैशनलाइजेशन वर्सेस एम्पीरिसिज्म। रैशनलाइजेशन का मतलब है कि क्या हम बातों को तर्क के जरिए जान सकते हैं, जो भी मनोवैज्ञानिक बातें हैं, या हम एम्पीरिसिज्म यानी कि एक्सपेरिमेंट और डाटा के जरिए जान सकते हैं। एम्पीरिसिज्म में जो चीज़ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो चीज़ हम मेजर कर सकते हैं यानी कि नाप सकते हैं, वही केवल हम इंक्लूड करते हैं एम्पीरिसिज्म में। लेकिन रैशनलाइजेशन में हम उन चीज़ों को भी इंक्लूड करते हैं, उनको भी शामिल करते हैं जिनको हम ना ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ना देख सकते हैं और ना नाप सकते हैं, लेकिन हम उनको तर्क से समझ सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो तर्क के द्वारा ही समझी जा सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो हम उनको देख सकें या उनको नाप सकें। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब तक हम उनको देख ना लें या नाप ना लें, हमें तब समझ में नहीं आएंगी। तो यहाँ पर भी दोनों का अपना महत्व है। हम ज़्यादातर बातें दोनों के कॉम्बिनेशन से ही समझ सकते हैं, दोनों के समन्वय से ही समझ सकते हैं। कहीं हमको रैशनलिज्म इस्तेमाल करना होगा, कहीं पे हमको एम्पीरिसिज्म इस्तेमाल करना होगा। तीसरा है स्ट्रक्चर वर्सेस प्रोसेस। स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे हुआ जो हमारा जो ब्रेन है यानी कि मस्तिष्क है, उसके स्ट्रक्चर की वजह से हमको चीज़ें समझनी चाहिए कि क्या हो रहा है इंसान के साथ में, वो क्यों ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो उसके ब्रेन के स्ट्रक्चर को हम समझे तब हमको समझ में आएंगी। या प्रोसेस प्रोसेस में यानी कि जो ब्रेन के अंदर सोचने का जो प्रोसेस, क्या तरीके से, किस तरीके से इंसान सोच रहा है, उसकी वजह से हमको चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये देखा गया कि दोनों का ही अपना अपना प्रभाव है। अगर ब्रेन के स्ट्रक्चर में कुछ डिफेक्ट आ जाए, कुछ खराबी आ जाए, तो भी व्यक्ति के प्रभाव, उसके व्यवहार में प्रभाव आता है। लेकिन अगर ब्रेन बिल्कुल ठीक ठाक है, इंटैक्ट है, और उसके सोचने के तरीके में अगर जो है गड़बड़ी है, तो भी उसके व्यवहार में अंतर आता है। तो ये अगेन ये इशू है कि हम स्ट्रक्चर को पढ़ें या प्रोसेस को पढ़ें। तो उत्तर वही है कि आपको दोनों चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। न सारी बातें आपको स्ट्रक्चर से पता लग सकती हैं, न सारी बातें आपको प्रोसेस से पता लग सकती हैं। तो दोनों की कॉम्बिनेशन से ही सब बातों का तालमेल हमें मिल पाएगा कि क्या चीज़ क्यों हो रहा है। दूसरी अगली चीज़ जो है वो है डोमेन जनरलिटी वर्सेस डोमेन स्पेसिफिसिटी। तो डोमेन जनरलिटी का मतलब जो भी डोमेन्स हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी के, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे, उसमें जो भी नॉलेज जनरेट हो रही है वो क्या सभी डोमेन्स में लागू हो सकती है, ये डोमेन जनरलिटी हो गई।
और दूसरा डोमेन स्पेसिफिसिटी का मतलब ये हुआ कि क्या वो जिस डोमेन की नॉलेज है वो स्पेसिफिकली उसी डोमेन में लागू होगी। तो उत्तर अगेन वही है कि कुछ चीज़ें केवल उसी डोमेन में लागू होंगी, कुछ सभी डोमेन में लागू होगी। तो ना डोमेन जनरलिटी से हमें काम बनेगा, ना डोमेन स्पेसिफिसिटी से बनेगा। तो दोनों ही चीज़ों का हमें कॉम्बिनेशन चाहिए होगा। दूसरी अगली जो चीज़ है वो है इशू जो है वो वैलिडिटी ऑफ कॉजल इन्फ्रेंस वर्सेस इकोलॉजिकल वैलिडिटी। सो वैलिडिटी ऑफ कॉजल इन्फ्रेंस में ये समझिए कि आप जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं अगर वो लेबोरेटरी में करेंगे तो आप सिचुएशंस को कंट्रोल बेटर कर पाएंगे। जो चीज़ें आपको चाहिए केवल आप वही रखेंगे और जो चीज़ नहीं चाहिए वो आप एलिमिनेट कर देंगे। तो जिन चीज़ों का प्रभाव आप निकालना चाहते हो प्रभाव निकाल देंगे और जिनका प्रभाव रखना चाहते हो वो रखेंगे। तो आपको एक्यूरेटली रिजल्ट पता चल जाएगा कॉज एंड इफेक्ट का, कारण और प्रभाव का, कि क्या चीज़ किसकी वजह से हो रही है। तो ये हुआ वैलिडिटी ऑफ कॉजल इन्फ्रेंस। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि लेबोरेटरी की कंडीशन जो है रियल ज़िंदगी में तो होती नहीं है। रियल ज़िंदगी में जो है कई चीज़ें तरह के इंटरफेरेंस होते हैं। जैसे हम मेमोरी का एक्सपेरिमेंट मान लीजिए लेबोरेटरी में कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम आपको शांत वातावरण देंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा होगा, लाइट प्रॉपर होगी, है ना, कोई भी जो है ऐसी चीज़ नहीं होगी, कोई ध्वनि नहीं हो रही, कोई नॉइज़ नहीं हो रही जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे। तो हमको एक्यूरेटली रीज़न पता समझ में आएगा कि मेमोरी क्या क्या चीज़ों से कंट्रोल हो सकती है। लेकिन ये परिस्थितियाँ बाहर की दुनिया में तो होंगी नहीं। वहाँ पे तो ध्वनि भी हो रही होगी, आवाज़ भी हो रही होगी, लोग भी होंगे, लाइट भी हो सकता है कम हो, तो तरह तरह के इंटरफेरेंस भी होंगे। तो यही एक्सपेरिमेंट अगर हम नेचुरल एनवायरनमेंट में करें तो हमको रिजल्ट अलग मिलेगा, यानी कि लेबोरेटरी वाला रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये प्रश्न उठता है कि क्या हमें एक्सपेरिमेंट जो है लेबोरेटरी में करने चाहिए ताकि कॉज एंड इफेक्ट का एक्यूरेटली पता चले, कारण और प्रभाव का एकदम सटीक जो है हमको आंसर मिले, उत्तर मिले, तो लेबोरेटरी में करने चाहिए, या हमको नेचुरल वातावरण में करनी चाहिए। क्योंकि नेचुरल वातावरण में जो हो रहा है वो तो हर जगह हमको मिलेगा रिजल्ट वही, क्योंकि नेचुरल वातावरण तो लगभग हर जगह एक सही है। तो अगेन वही बात है कि जब आपको एक्यूरेटली आंसर चाहिए तो आपको लेबोरेटरी में करना पड़ेगा, और आप कोई ऐसी चीज़ ढूंढना चाहते हो या करना चाहते हो जो हर जगह लागू हो तो आपको नेचुरल वातावरण में करना पड़ेगा। तो दोनों ही चीज़ें अपनी अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है। अगली चीज़ है अप्लाइड वर्सेस बेसिक रिसर्च। तो अप्लाइड रिसर्च उसे कहते हैं जब आप कोई ऐसी रिसर्च कर रहे होते हैं जिसमें आप किसी भी समस्या को, किसी प्रॉब्लम का सॉल्व कर रहे होते हैं, उसका समाधान ढूंढ रहे होते हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, उसको अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। तो अप्लाइड रिसर्च में जो हम अलग अलग जो थ्योरीज़ हैं, अलग अलग सिद्धांत हैं, उनको लागू करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। और जो बेसिक रिसर्च, इसको फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं, इसमें जो है हम केवल नॉलेज के लिए जो है रिसर्च कर रहे होते हैं। जो भी अनुसंधान कर रहे होते हैं वो केवल नॉलेज जनरेट करने के लिए, थ्योरी जनरेट करने के लिए कर रहे होते हैं। तो क्या हमको रिसर्च अप्लाइड वाली करनी चाहिए, यानी कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए करनी चाहिए, या हमको रिसर्च नॉलेज के लिए करनी चाहिए? अगेन उत्तर वही है, दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। अगर थ्योरी नहीं बनेगी, अगर नॉलेज जनरेट नहीं होगी, तो आपके पास में समस्याओं को सॉल्व करने के लिए थ्योरीज कहाँ से आएंगी, नॉलेज कहाँ से आएंगी, आप किस सिद्धांत के आधार पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे? इसलिए थ्योरीज अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप खाली थ्योरी जनरेट करते जा रहे हैं, नॉलेज जनरेट करते जा रहे हैं, लेकिन किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो नॉलेज किस काम की? तो उत्तर वही है कि दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है। कहीं पे आपको अप्लाइड रिसर्च करनी पड़ेगी, कहीं पे आपको बेसिक या फंडामेंटल रिसर्च करनी पड़ेगी। फिर अगला इशू है बायोलॉजिकल वर्सेस बिहेवियरल मेथड्स। बायोलॉजिकल में जो है, जो आपके शरीर के अंदर जो भी चीज़ें हैं फिजियोलॉजिकल, जैसे कि आपका ब्रेन है, जैसे आपके हार्मोन्स हैं, जैसे आपके ग्लैंड्स हैं, जो भी चीज़ें आपके शरीर में भौतिक रूप से उपस्थित हैं, फिजिकली प्रेजेंट है, वो बायोलॉजिकल हो गई। और बिहेवियरल का मतलब है व्यवहार, इंसान क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितना कर रहा है, कब कर रहा है, ये सब बिहेवियर के अंतर्गत आता है।
व्यवहार के अंतर्गत आता है। तो क्या हमको साइकोलॉजी जो है बिहेवियरल मेथड से पढ़नी चाहिए या बायोलॉजिकल चीज़ों के आधार पे? उत्तर वही है, कुछ चीज़ें जो है हम बायोलॉजी से ही समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ब्रेन का जो है कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर डैमेज हो गया, कोई विशेष हिस्सा डैमेज हो गया, अब उसकी वजह से व्यक्ति के व्यवहार में कोई परिवर्तन आ रहा है, तो हमको समझ में आ जाएगा अच्छा ब्रेन का अगर ये हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाए, ये डैमेज हो जाए, तो व्यवहार में ये परिवर्तन आता है। लेकिन हमेशा जो है हम ब्रेन को तो नहीं देख सकते हैं आम जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में। रोज़मर्रा के जीवन में हम क्या है, बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हम बिहेवियर से भी ब्रेन की तरफ जा सकते हैं। जैसे कि हमने बिहेवियर ऑब्जर्व किया कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में हमको एक कोई परिवर्तन दिखाई दिया, और फिर हमने उस बिहेवियर को लिंक किया उसके ब्रेन के साथ में, तो हमको पता चल गया अच्छा ये जो बिहेवियर है ब्रेन में ये चीज़ होने की वजह से होता है। ये इवन हार्मोन से भी हो सकता है। जैसे किसी को डायबिटीज़ है, तो आमतौर पर डायबिटीज़ जिसको होती है वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, तो व्यवहार में जो परिवर्तन आया, चिड़चिड़ापन आया, वो जो भी उसके अंदर जो हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ है बॉडी में, उसकी वजह से आया है। तो हमको ये समझ में आ गया अच्छा अगर किसी के अंदर ये हार्मोन्स की कमी हो तो व्यवहार ऐसे चेंज हो जाता है। तो बायोलॉजिकल चीज़ और बिहेवियरल चीज़ आपस में लिंक्ड है, दोनों को 100% अलग नहीं किया जा सकता है, तो दोनों का अपना अपना अलग महत्व है। तो इस तरह से हमें ये दोनों चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो ये हमारे की इश्यूज़ थे कॉग्निटिव साइकोलॉजी के, जिनमें कभी भी किसी एक जगह पे एक्सट्रीम में जाके आपको सही उत्तर नहीं मिलेगा, आपको हमेशा दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है एक्यूरेट आंसर मिलेगा, और तकरीबन सभी चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हम कंटिन्यू करेंगे अपना अगला लेक्चर। सी यू सून।